मोदी के परिवार की भी अजब कहानी है। जो जो मोदी के परिवार में आया वो कब तक परिवार में रहेगा और कब परिवार से छूट करके बाहर हो जाए कह नहीं सकते हैं। और इस परिवार की चपेट में अब एक और बड़ा नाम, एक और बड़ा चेहरा और सरकार का सदस्य, परिवार का सदस्य वो आने वाला है। मोदी जी परिवार से बहुत जल्दी नेताओं को जो है या परिवार के लोगों को बाहर कर देते हैं। दो बड़े चेहरे निकल करके सामने आ चुके हैं और अब जो है मोदी के परिवार में से एक और की विदाई होने वाली है। आपको पता है किस तरह से मोदी के परिवार में आए थे मनोहर लाल खट्टर और परिवार से विदाई हो गई, बाहर चले गए, सरकार से बाहर चले गए, मुख्यमंत्री नहीं है। और अब आधिकारिक तौर पर परिवार से बाहर जाने की बारी है पशुपति पारस की। जरा देखिए तो सही क्या लिखा है, मोदी का परिवार। और ये मोदी का परिवार भी बचा नहीं पाया कि मोदी के परिवार में रह पाए। ये लिखना भी कि मोदी का परिवार है, ये लिखना भी काम नहीं आया और ये मोदी का परिवार भी बचा नहीं पाया कि वो कम से कम उस परिवार के अंदर रहते हैं। परिवार से बाहर जाने के साफ संकेत मिल चुके हैं। किसी भी वक्त इस परिवार से अब विदाई हो सकती है, किसी भी वक्त टाटा बाय बाय कह करके अब वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो ये खबर निकल करके सामने आई है, इस खबर ने दिल्ली से लेकर के बिहार तक की राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। और पशुपति पारस अब क्या कर सकते हैं? दो बड़े उनके सामने विकल्प है। किस विकल्प को वो चुनेंगे यह भी सवाल है। और क्या वाकई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिल करके कोई बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं बिहार के अंदर? क्योंकि दामोदर इन्हीं पर है। और राहुल गांधी ने स्टीयरिंग सीट पर जिस तरह से तेजस्वी यादव को बैठाया और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से खुल करके राहुल गांधी के लिए कल बैटिंग की, तो संकेत तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार तेजस्वी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पशुपति पारस, उनको एक सीट तक नहीं मिली। परिवार का सदस्य जो है वो अपने आप को बता रहे थे, लेकिन बैठाने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। सीटों का फॉर्मूला अभी देखिए आप, जिसकी घोषणा की गई है। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी। हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी वो 1 सीट पर, और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी। पशुपति पारस चाचा कैबिनेट मंत्री, 1 भी सीट नहीं। ही आखिरकार माजरा क्या है कि एक तरफ मोदी का परिवार कह करके माहौल बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मोदी के परिवार में सेंधमारी हो रही है। दूसरी तरफ मोदी के परिवार से लोग छोड़ करके जा रहे हैं और एक परिवार और टूटा हरियाणा के अंदर, जब दुष्यंत चौटाला सरकार से बाहर हो गए। दुष्यंत चौटाला को भी इसी तरह से बगैर बताए सरकार से बाहर कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला अब सरकार से, परिवार से बाहर हैं और अब एक और चाचा बाहर होने की बारी है। और अब सवाल यही है कि एक चाचा दूसरे चाचा की भरपाई कर पाएंगे? ये पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को एक वक्त में बीजेपी ने सब कुछ उठा करके दे दिया और चिराग पासवान को उठा करके सड़क पर बैठा दिया, बंगला खाली करा लिया, मूर्ति लगाई, मूर्ति जो है वो नहीं रह पाई। चिराग पासवान के पिता की मूर्ति, रामविलास पासवान की, जो खुद मोदी को अपना हनुमान बताते रहे, लेकिन अपने पिता की मूर्ति और अपने पिता के बंगले को नहीं बचा पाए। और अब वही चाचा जिसको सब कुछ सौंप दिया गया था, अब उसी चाचा से लेकर के चिराग को सौंपने की तैयारी हो रही है। इसीलिए जब जो इधर से उधर सौंप सकता है तो उधर से इधर भी कभी भी वापस ले सकता है। दूसरे की दी हुई दौलत के ऊपर गुमान नहीं करना चाहिए। दूसरे की दी हुई दौलत कब धोखा दे जाए कहा नहीं जा सकता है। दूसरे की दौलत कब वो वापस मांग ले और साथ ही साथ उससे आपसे ब्याज भी मांग ले, तो फिर बड़ा जो है वो आप द्विधा के अंदर फंस जाएंगे। बड़ा झटका जो है फिर आपको उठाना पड़ेगा। ऐसे ही जो है वो
हरियाणा के अंदर भी खेल हुआ और ऐसे ही अब बिहार के अंदर खेल हुआ। और चिराग पासवान क्या वाकई उन 6 सीटों के ऊपर, जो कि पासवान के परिवार की एक तरह से जो है वो परंपरागत वोटर वहां पर रहा, रामविलास पासवान की पार्टी का जो परंपरागत वोट वहां पर रहा, तो क्या अब की बार के चुनाव में भी वो संभव है या अब की बार के चुनाव में वो दूर की कौड़ी होगी? सवाल ये भी है। और सवाल ये भी है कि पशुपति पारस अब क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है उनके सामने। पशुपति पारस के लिए 2 ऑप्शन ये बताए जा रहे हैं कि एक ऑप्शन ये है कि पशुपति पारस अब मोदी के परिवार से विदाई लेते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल हो और इंडिया गठबंधन उनको 6 सीटों के ऊपर, वहीं 6 सीटों पर जहां पर चिराग पासवान लड़ेंगे वहीं पर उम्मीदवार बना करके लड़वा दे। चिराग पासवान को इंडिया की तरफ से 10 सीटों का ऑफर किया गया था, 8 बिहार के अंदर और 2 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उनको रास नहीं आया। और अब अगर यही ऑफर पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन की तरफ से दे दिया गया तो क्या वाकई पशुपति पारस इस ऑफर को लपक लेंगे या पशुपति पारस अकेले जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे और पशुपति पारस अकेले मोर्चा खोल देंगे? लेकिन क्या अकेले वो इतने सक्षम हो पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़ करके वाकई जो है वो जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, जो इस तरफ आने की बात चल रही थी बार बार, और चिराग पासवान उनकी कमी की भरपाई कर सकते हैं, या अकेले लड़कर के सब जगह सीटें वोट काटेंगे? लेकिन अकेले लड़कर के क्या वो सीट एक भी हासिल कर पाएंगे? सवाल इस बात का भी है। बिहार में इंडिया गठबंधन के पास 40 सीटों में देने के लिए काफी कुछ है, इंडिया गठबंधन काफी कुछ दे सकता है। तो संकेत यही लग रहे हैं, इशारा यही है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। और इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस शामिल होंगे तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से खास तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जो लोहा लिया है, वो अपने आप में उनको एक बिहार के बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव कल मुंबई के अंदर थे और मुंबई में उन्होंने जब वो जिक्र किया कि आपकी तो केवल कुछ विधायकों को तोड़ करके लेकर के गए हैं, हमारे तो चाचा को हाईजैक करके लेकर गए, आपके जो कुछ विधायकों को तोड़ करके ले जाकर के सरकार बनवाई है, आपकी सरकार गिरा दी है, हमारे तो चाचा को हाईजैक करके ले गए। और मोदी जो गारंटी दे रहे हैं उस गारंटी में खुद अपनी चाचा की गारंटी लेंगे कि नहीं लेंगे? कल जब राहुल गांधी की वहां पर इंडिया गठबंधन की एक तरह से पूरी सामूहिक रैली हुई, राहुल गांधी की भारत यात्रा पर, तो मुझे लगता है कि जितने नेताओं ने बोला, मैं सुन रहा था लगातार, आप लोगों भी सुन रहे थे, लाइव वो वीडियो हमने चैनल पर चलाई थी, जितने नेताओं ने बोला उसमें तेजस्वी जैसी धार नौजवान नेताओं में मुझे लगता है कि अकेले तेजस्वी में ही थी और बाकी के नेताओं में नहीं। और तेजस्वी का यही करिश्मा, तेजस्वी का यही बोलने का अंदाज और यह कहना कि लालू यादव मोदी की दवाई कर देंगे इस बार, यानी इलाज कर देंगे इस बार, क्या बाकी के नेताओं को अपनी तरफ खींच रहा है बिहार के अंदर? सवाल यह है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुने, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत बेजोड़ तेजस्वी यादव का भाषण। और ऐसा इस उम्र के अंदर तेजस्वी यादव का भाषण जो है वो बाकी के नेताओं में देखने को नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं एक बार आप जरूर सुने। सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है, जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया
वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया। और आज का जो जन सैलाब देख करके फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां, हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है
और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं। सांच को आज क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे? लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका? हम तो कहना चाहते राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा। चाहे सत्ता में आए या ना आए, हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया है, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का, और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है, मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहां शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहां विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं, कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग, चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है, वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या, कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं, कितना सरकारी नौकरी दिया। सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे।
लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।